नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। क्रिकेट को 128 साल बाद ओलंपिक में शामिल किए जाने की मंजूरी मिल चुकी है। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी द्वारा क्रिकेट को लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। इसकी घोषणा शुक्रवार को मुंबई में कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दूसरे दिन के बाद की गई। क्रिकेट इससे पहले 1900 के पेरिस ओलंपिक में खेला गया था, यानी 128 साल बाद इसकी ओलंपिक में वापसी होगी। लॉस एंजलिस आयोजकों की ओर से T20 क्रिकेट के प्रस्ताव को अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में इस बार भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। पिछले साल 107वें स्थान पर था। इस साल के सूचकांक में भारत का स्कोर 28.7 है, जो भूख के मामले में गंभीर स्तर को दर्शाता है। इस मामले में 2015 के बाद से भूख के खिलाफ इसकी प्रगति लगभग रुकी हुई है। भारत ने 2000 और 2015 के बीच महत्वपूर्ण प्रगति की थी। उसका स्कोर 2000 में 38.4 से सुधरकर 2008 में 35.5 और 2015 में 29.2 हो गया। पिछले 8 वर्षों में देश केवल 0.5 अंक आगे बढ़ा है। हालांकि केंद्र सरकार ने हंगर इंडेक्स में गड़बड़ कार्यप्रणाली का हवाला देते हुए रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। ये लगातार तीसरा साल है जब भारत ने रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग में और नीचे गिर गया है। अब भारत 111वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल तक ये 107वें स्थान पर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की खराब रैंकिंग बताती है कि आज देश भूख और भुखमरी की गंभीर स्थिति से जूझ रहा है। हर बार की तरह मोदी सरकार इन आंकड़ों से पल्ला झाड़ लेगी, ये तय है। समाचार वेबसाइट न्यूज क्लिक केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूएपीए मामले में झटका दिया है। हाईकोर्ट ने वेबसाइट के प्रधान संपादक प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड के खिलाफ किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस तुषार राव गेडिला ने कहा कि कोर्ट को आरोपियों की ओर से दायर दोनों याचिकाएं सुनवाई के लायक नहीं लगी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी की 3 दिन की हिरासत खत्म होने के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल के सामने पेश किया गया। इससे पहले उन्हें 5 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था। इसके साथ ही संजय सिंह ने मामले में अपनी गिरफ्तारी और ईडी हिरासत को चुनौती देते हुए आज दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कहा है कि फेसबुक, यूट्यूब और गूगल तटस्थता बरतें और पक्षपात रवैया नहीं अपनाएं। गठबंधन की ओर से मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को लिखे एक खत को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साझा किया है। उन्होंने खत में आरोप लगाया है कि ये प्लेटफॉर्म देश में सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने में भूमिका निभाते हैं। उनकी ये चिट्ठी तब आई है जब हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने उजागर किया है कि सत्तारूढ़ भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब कथित तौर पर पूर्वाग्रह रखते हैं। जुकरबर्ग को लिखे पत्र को साझा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा है, इंडिया के दलों द्वारा फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को वॉशिंगटन पोस्ट की विस्तृत जांच का हवाला देते हुए लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि मेटा भारत में सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक घृणा को भड़काने का दोषी है। पत्र में कहा गया है कि आप सत्तारूढ़ भाजपा के सांप्रदायिक नफरत अभियान को सहायता देने में व्हाट्सएप और फेसबुक की भूमिका के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट अखबार के हालिया खुलासे से अवगत होंगे। खासकर लेख में इस बात को बताया गया है कि भाजपा सदस्यों और समर्थकों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर कैसे इस विभत्स सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी प्रचार का उपयोग किया जाता है। इसी अखबार की एक अन्य रिपोर्ट का हवाला देते हुए पत्र में दावा किया गया है कि अखबार ने फेसबुक और गूगल के अधिकारियों द्वारा सरकार के प्रति जबरदस्त पक्षपात का सबूत पेश किया है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन की राजधानी बीजिंग में इजरायली दूतावास के एक कर्मचारी पर हमला हुआ है। चीनी सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे हमले के वीडियो की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें दिख रहा है कि सड़क पर एक हमलावर चाकू से वार कर रहा है। शुक्रवार को हुआ यह हमला दूतावास के अंदर नहीं हुआ है और इस हमले के पीछे की मंशा के बारे में जांच की जा रही है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि कर्मचारी का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। चीन में सोशल मीडिया यूजर्स ने
हाल के दिनों में फ़लस्तीनी लोगों के प्रति अपना समर्थन और इजराइल के खिलाफ भावनाएं जाहिर की हैं। कुछ लोगों ने तालिबान के साथ संबंध रखने के लिए इजराइल की आलोचना की है। गजा में ताज़ा हिंसा को लेकर चीन ने कहा है कि वो गहरे तौर पर चिंतित है और इस लड़ाई की वजह से नागरिकों के हाथाहाथ होने पर उसने दुख जताया है। उधर इजराइल ने चीन के बयान में हमास के हमले की निंदा न की जाने पर गहरी निराशा जताई। हमास और इजराइल के बीच संकट और गहराने की आशंका है। इजराइल के एक फैसले से स्थिति खराब होने के आसार हैं। इजरायली सेना ने संभावित जमीनी आक्रमण की तैयारी की है। इसने शुक्रवार को उत्तरी गजा को 24 घंटे के भीतर खाली करने का आदेश दिया है। इसने कहा है कि गजावासी वो जगह खाली कर दें ताकि वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इस क्षेत्र में 11 लाख लोगों का घर है। इजराइल के इस फैसले पर संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि इस आदेश के विनाशकारी नतीजे होंगे। विनाशकारी नतीजे के बिना ये असंभव है। इजरायली सेना ने कहा है कि गजावासियों को हटाने का उनका आदेश गजा शहर के नीचे सुरंगों में छिपे हमास के लोगों की वजह से दिया गया है। इजरायली रक्षा बल ने एक बयान में कहा है कि गजा के निवासी अपनी और अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए दक्षिण की ओर चले जाएं। ब्रिटेन की सड़कों पर फिलिस्तीनी झंडा लहराने वालों, फिलिस्तीन की आज़ादी की वकालत करने वाला गाना या नारा लगाने एक अपराध माना जा सकता है। इसको लेकर ब्रिटेन की गृह मंत्री सोएला ब्रेवरमैन का एक पत्र सामने आया है। इसमें सोएला ब्रेवरमैन ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लिखे एक पत्र में उनसे यहूदी समुदाय के सदस्यों को परेशान करने या डराने धमकाने के लिए झंडे, गाने या स्वास्तिक का उपयोग करने के किसी भी प्रयास पर रोक लगाने का आग्रह किया है। उनका ये पत्र इसराइलियों पर हमास के घातक हमलों और इसके बाद इसराइल की सैन्य प्रतिक्रिया के बाद सामने आया है। उनके इस आदेश ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करने वालों और मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को एक गंभीर चिंता में डाल दिया है। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान ये खबर आ रही है कि इसराइल हवाई हमले के बाद अब गजा में ज़मीनी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इजरायली सेना इसके लिए तैयार है, लेकिन सैन्य विश्लेषक मान रहे हैं कि ये इतना भी आसान नहीं होगा। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट कहती है कि शनिवार को बड़े पैमाने पर हमला करने वाले हमास से लड़ने के लिए इजरायली स्थल सेना दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले स्थानों में से एक गजा पट्टी में प्रवेश करने के लिए तैयार है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है यदि इजरायली थल सेना गजा पट्टी में हमलावर हेलीकॉप्टरों की हवाई सहायता के साथ घुसती है तो उसे भीषण प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा होने पर इस समुद्र तटीय क्षेत्र की संकरी गलियों में शहरी युद्ध का एक भयंकर रूप छिड़ जाएगा। यहाँ युद्ध छिड़ता है तो एक बड़ी आबादी से इजरायली थल सेना का सामना होगा। ये चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है कि गजा में प्रति वर्ग किलोमीटर 5,500 लोगों की भरी आबादी है, जबकि इसकी तुलना में इजराइल में प्रति वर्ग किलोमीटर 400 लोग रहते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए जगह की कमी के कारण गजा पट्टी में इमारतें घनी खड़ी हैं, सड़कें सक्रिय हैं। बमबारी के बाद इमारतों से सड़क पर गिरे मलबे के कारण बख्तरबंद वाहन और टैंकों के लिए गजा पट्टी में नेविगेट करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इजरायली सैनिकों के लिए गजा में ज़मीनी हमला काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है। उनके लिए हमास समूह की इमारतों में प्रवेश करना, उसका सत्यापन करना और इलाके को साफ करना आसान नहीं होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि गजा पट्टी की संकरी गलियों में अंधेरी खिड़कियों वाली ऊंची इमारतों के चक्रव्यूह में किसी भी दिशा से स्नाइपर हमले हो सकते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।